हम लोगों पर भरोसा क्यों करते हैं, लेकिन आप आज की वीडियो के बाद लोगों पर भरोसा करना छोड़ देंगे और शायद उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोगों को आपकी चिंता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अब इससे पहले कि हम इसकी डार्क साइड में जाएं, मैंने इस पूरी वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है ताकि आपको साफ साफ समझ में आए कि किस तरह हम अपने इमोशन को कंट्रोल और मैनिपुलेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट, हम जानेंगे कि ये दिमागी तरकीब आखिर है क्या, कैसे काम करती है और ये आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर क्यों है। सेकंड, हम इसके डार्क साइड में उतरेंगे, वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जहां हम स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस और लोगों को कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे। थर्ड, हम सीखेंगे इसे मास्टर करना ताकि आप इसका इस्तेमाल करें ताकत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए और ये तय करने के लिए कि आप ही डोर खींच रहे हैं लेकिन आप उसमें उलझे नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे दिमागी फंक्शन से जिसे दुनिया के बहुत ही कम लोग सच में इस्तेमाल करते हैं। अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अधिकतर लोग अटके होते हैं लेवल 1 की सोच में। उन्हें कोई एहसास होता है, वो रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा आया, चिल्ला दिए, नर्वस लगे, चीजें टाल दी, कॉन्फिडेंस आया, बोल पड़े। लेकिन एक मास्टरमाइंड लेवल 2 की सोच पर काम करता है। वो सिर्फ महसूस नहीं करता, वो खुद को महसूस करते हुए देखता भी है। वो सीधे एक्ट नहीं करता, वो सवाल करता है, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? क्या ये एहसास मेरी मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? अगर मैंने अभी ये बात सामने वाले को बोल दी तो 3 कदम आगे क्या होगा? यही फर्क है एक प्यादे और एक शतरंज के खिलाड़ी में, एक ऐसे इंसान में जिसे खेला जाता है और एक ऐसे में जो खुद खेल खेलता है। अब इसे और असली बनाने के लिए हम इसे 3 मेन स्किल्स में बांटेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले जरूरी है उन्हें समझना। ज्यादातर लोग एक इमोशनल ऑटो पायलट पर जीते हैं। गुस्सा, डर, शर्म या झुंझलाहट आती है और वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। ना कोई रुकावट, ना सोच विचार, सिर्फ एक्शन। अक्सर हमारा किया गया एक्शन बाद में पछतावा बन जाता है। लेकिन मेटाकॉग्निटिव थिंकर यानी वो इंसान जो अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचता है, वो कुछ अलग करता है। वो एक कदम पीछे हटता है। वो उस इमोशन को ऑब्जर्व करता है, उसमें डूब नहीं जाता। वो सिर्फ ये नहीं पूछता मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, वो पूछता है मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, और सबसे जरूरी, क्या ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो असली इमोशन है भी या नहीं। अब चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक सुपरफिशियल लेबल है। ये वैसा ही है जैसे धुएं को देखकर मान लेना कि आग कहाँ लगी है बिना असल वजह जाने। एक मेटाकॉग्निटिव माइंड वहां रुकता नहीं। वो पूछता है क्या मैं सच में गुस्से में हूं, या फिर मैं शर्मिंदा हूं और अपनी ईगो को डिफेंड कर रहा हूं? क्या मैं परेशान हूं क्योंकि कुछ बुरा हुआ, या फिर इसलिए क्योंकि मैं बेबस महसूस कर रहा हूं और कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा? क्या मैं इस इंसान से चिढ़ रहा हूं, या फिर क्या मैं सिर्फ थका हुआ हूं, भूखा हूं या किसी और वजह से चिंतित हूं? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन यहीं से असली सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत होती है। क्योंकि जैसे ही आप उस असल इमोशन को नाम दे देते हैं, आपके फीलिंग और रिएक्शन के बीच एक स्पेस बन जाता है और उस स्पेस में छुपी होती है और वो है पावर। और तब आप इमोशंस की डोर से खींचते हुए एक कठपुतली नहीं रह जाते। आप खुद वो खिलाड़ी बन जाते हैं जो सोच समझकर चाल चलता है। इमोशनल लेबलिंग का इस्तेमाल करने से आप बातें कहने से बच जाते हैं जिनका बाद में पछतावा होता। जब आप असली भावना को पहचान लेते हैं तो आप खुद को वक्त रहते पकड़ लेते हैं। ना आप इंसान के सामने इमोशन में फट पड़ते हैं, ना आप चिल्लाते हैं, बस आप सोचते हैं। दबाव में भी शांत रहना आसान होता है। जैसे ही आप किसी भावना को नाम देते हैं उसका असर कम हो जाता है। यहाँ तक कि बस इतना कहना मुझे बहुत ओवरवेल्म्ड लग रहा है आपके दिमाग के रैशनल हिस्से को एक्टिवेट कर देता है। दूसरे लोग अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं ये भी समझने लगते हैं। जब आप खुद पर यह प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरों को भी बेहतर पढ़ पाते हैं। जो इंसान गुस्से में दिख रहा है वो शायद डर के मारे ऐसा कर रहा है। जो इंसान दूर दूर है वो शायद शर्म महसूस कर रहा है। ये इंसाइट सिर्फ लोगों से जुड़ने का जरिया नहीं है, ये आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत देता है। तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। लेबल इन लेयर्स। जब भी आप कोई तेज गहरा इमोशन महसूस करें, जरा रुकिए और खुद से 4 सवाल पूछिए। मैं इस वक्त कौन सा इमोशन महसूस कर रहा हूँ? इस इमोशन को ट्रिगर किसने किया? क्या ये सच में वही इमोशन है जो मैं सोच रहा हूँ, या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ एहसास है? इस भावना के पीछे कौन सी अधूरी जरूरत या कोई गहरा विश्वास काम कर रहा है? अगर आप ये रोज इवन अगर सिर्फ 30 सेकंड के लिए भी करें तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपके पास कितना ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। ध्यान रखिए, जिन इमोशंस को आप नाम नहीं देते वो आपको कंट्रोल करते हैं, और जिन इमोशंस को आप पहचान लेते हैं वो
आपकी बात मानते हैं। यही है मास्टरमाइंड का पहला कदम। आपके विचार सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही आवाज नहीं है, वो ब्लूप्रिंट्स हैं जिनके हिसाब से आपका दिमाग जिंदगी बना रहा है। और अगर आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे तो आपका मन एक ऐसी जिंदगी बना देगा जो आपकी खुद की चुनी हुई नहीं है, बस बाहर से मिली हुई है, दूसरों से उठाई हुई है या कहीं से इंस्टॉल हुई है। इसीलिए थॉट ट्रैकिंग यानी अपने विचारों को ट्रैक करना मेटाकॉग्निशन का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने विचार सोचते नहीं, वो तो उन्हें ऐसे ही रिसीव करते हैं, जैसे दिमाग में आ रही ऐसी नोटिफिकेशंस जिन्हें उन्होंने कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप अपने आप से बोलते हो, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा, उन्हें शायद मैं पसंद ही नहीं हूँ, कोशिश करने से भी क्या होगा, अगर फेल हो गया तो। और सबसे खतरनाक बात, वो इन विचारों को सच मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये सही ही होगा। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यह है मेटाकॉग्निटिव ट्रूथ। हर सोच आपकी अपनी नहीं होती, हर सोच सच नहीं होती, और हर सोच आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करती। सोचो जैसे आपने अपने दिमाग में एक सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया हो। अब आप किसी भी सोच को यूं ही अंदर नहीं आने देते कि वो आपके दिमाग के लेआउट को चेंज कर देता है। आप उस सोच की आईडी को चेक करते हैं। ऐसी तरह आपको अपने इमोशंस के साथ करना है। जब भी आपके इमोशंस उफान पर हों, रुकिए और पूछिए, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। यहीं से शुरू होती है अवेयरनेस। जैसे ही आप किसी सोच पर रोशनी डालते हैं, वही पल होता है बदलाव का। क्या ये सोच मेरे लिए मददगार है या नुकसानदायक, चाहे ये सच्ची सी लग रही हो? क्या ये मेरे किसी काम की है? क्या ये सोच किसी फैक्ट पर टिकी है या सिर्फ डर पर? फियर बेस्ड जो सोच होती है, उसे आपका दिमाग बढ़ा चढ़ा कर आपको दिखता है। बार बार दोहराई जाने वाली और इमोशनली भारी सोच आपको कंट्रोल करती है, जबकि फैक्ट बेस्ड सोच होती है, वो आपको एक अलग ही माइंडसेट देती है, शांत और स्थिर। अब मान लीजिए एक सोच आपके मन में आती है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि ये काम कर सकूं। अधिकतर लोग इस सोच को अंदर तक ले लेते हैं, उसे सच मान लेते हैं, बिना ये समझे कि वो बस एक मेंटल रिफ्लेक्स है, यानी कि दिमाग की आदत। लेकिन एक मास्टरमाइंड वो रुकता है, एक कदम पीछे जाता है और खुद से पूछता है, ये विश्वास आया कहां से? क्या किसी ने मेरे बचपन में ये बात कह दी थी? क्या ये फेल होने से या फेल होने के डर से मेरे अंदर इंस्टॉल हो गया? मेरे पास क्या सबूत है कि मैं ये नहीं कर सकता? और यहीं पर ये छोटा सा सवालों का सिलसिला एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। ये उस मेंटल लूप को तोड़ता है, उस स्पाइरल को धीमा करता है और उस बेकार सोच को एक कॉन्शियस चॉइस में बदल देता है। अब जानते हैं कि ये क्यों काम करता है? जब आप अपने विचारों को ट्रैक करते हैं तो आपका ध्यान दिमाग के लिम्बिक सिस्टम, जहां इमोशंस रहते हैं, वह से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि आपकी रैशनल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग का सेंटर है। इससे आपके और आपकी सोच के बीच डिस्टेंस बनता है और उस दूरी में ही छिपी होती है आपकी आजादी। अब आप वो सोच नहीं रहे हैं, आप उस सोच को देख रहे हैं, और जो देखने आपको सोचने की जरूरत है वही तय करता है कि आगे क्या होगा। बोनस टेक्निक, थॉट जर्नल। दिन के अंत में बस एक काम करें, एक टॉक्सिक या लिमिटिंग सोच को लिख लें जो आपने आज खुद में नोटिस की। अब उसे ब्रेक करें। ये सोच कहां से आई? कौन से सबूत इसे सपोर्ट करते हैं? कौन सी सच्चाई इसे काटती है? अब मैं कौन सा नया बिलीफ चुन रहा हूं? धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है। आप अनजाने डर से नहीं बल्कि जागरूक रणनीति से चलने लगते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन की कला की। ज्यादातर लोग बातचीत में ऐसे घुसते हैं जैसे आंखों पर पट्टी हो। वो शब्द तो सुनते हैं लेकिन अर्थ नहीं पकड़ते, टोन पर रिएक्ट करते हैं लेकिन इरादा समझ नहीं पाते, चेहरे देखते हैं लेकिन उस मुस्कान के पीछे की डार्क साइड नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक मेटाकॉग्निटिव माइंड ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ बातचीत में हिस्सा नहीं लेता, वो ऑब्जर्व भी करता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन, जहां आप अपनी अवेयरनेस को 2 स्टेप में बांटते हैं। स्टेप 1, आप पूरी तरह से बातचीत में शामिल हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। स्टेप 2, आप चुपचाप सब कुछ एक सोशल चेसबोर्ड की तरह देख रहे हैं, और यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब आप क्या क्या नोटिस करने लगते हैं? फर्स्ट, माइक्रो रिएक्शंस, आंखों में एक हल्की सी झलक, जबड़ा भींचना, होंठों के कोने में हल्की हरकत, ये सब रियल टाइम इमोशनल को लीक करते हैं। सेकंड, हेजिटेशंस, जवाब देने से पहले रुकना, आवाज की रफ्तार में बदलाव, ये संकेत होते हैं अंदरूनी टकराव या धोखे के। तीसरा, पावर मूव्स, कौन बात काट रहा है, कौन किसे मिरर कर रहा है, कौन पास आ रहा है और कौन दूर हो रहा है। फोर्थ, इमोशनल ट्रिगर्स, कुछ शब्द या टॉपिक पर जो प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा तेज हो जाए, वहां कोई दबी हुई कमजोरी होती है जो या तो हील हो सकती है या एक्सप्लॉइट। 5, फेक स्माइल्स, फोर्स्ड लाफ्टर, ओवर एक्सप्लेनिंग, ये सब होते हैं डिस्कम्फर्ट, गिल्ट या छिपे हुए इरादों के संकेत। लेकिन ये क्यों काम करता है ये सब? क्योंकि आपके दिमाग में एक कमाल की चीज है
जिसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड, यानी वो काबिलियत जिससे आप दूसरों के मन में क्या चल रहा है उसे सिम्युलेट कर सकते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग इसको अनजाने में यूज करते हैं। उन्हें सिर्फ इतना लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्यों वो नहीं जान पाते। पर जैसे ही आप मेटाकॉग्निशन अपनाते हैं, ये अंदर की हलचल बन जाती है जो आपके लिए एक हथियार बन जाती है। अब आप लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो दिखते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक मीटिंग में हैं, आपने कोई आइडिया दिया और सामने वाला उस पर कुछ ज्यादा जोर से हंस देता है। ज्यादातर लोग या तो साथ में हंस देंगे या शर्म से पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर क्या करता है, वो सोचता है ये मजाक नहीं था, ये डोमिनेंस का शो था, ह्यूमर के नाम पर। तो अब वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वो खेल का रुख मोड़ देता है, फोकस शिफ्ट करता है, अपनी वैल्यू रेज करता है और बिना उस गेम में उतरे गेम जीत लेता है। अब तक आपने देखा मेटाकॉग्निशन कैसे इंसान को शांत, फोकस्ड और ताकतवर बनाता है। लेकिन अगर कोई इसे एम्पैथी के बिना यूज करे तो जब उसका मकसद लोगों को समझना नहीं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना हो, तब एक मास्टरमाइंड मॉन्स्टर में बदल जाता है। मॉन्स्टर की ताकत, इमोशनल एनालिसिस एज वेपन मैनिपुलेटर्स। मेटाकॉग्निशन का यूज ऐसे करते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक हो। वो आपकी भावनाओं को टूल्स की तरह देखते हैं, आपकी रिएक्शन पढ़ते हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज पहचानते हैं और आपके सबसे गहरे डर को एनालाइज करते हैं। फिर करते हैं 3 में से कोई एक काम। फर्स्ट, एक्सप्लॉइट करना, आपको ऐसा महसूस कराना कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, ताकि आप उनसे वैलिडेशन मांगते रहें। एग्जाम्पल, तुम्हें समझेगा भी कौन, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें जानता हूं। तुम इतने टूटे हो कि कोई और तुम्हें प्यार नहीं करेगा, यहीं रहो जहां मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं। सुनने में लग सकता है प्यार करता है, पर असल में वो है एक पिंजरा। ट्रिगर करना, आपके अंदर छुपे सबसे बड़े डर को आपके सामने खड़ा कर देना ताकि आप डर के मारे जैसे वो चाहें वैसा ही करें। थर्ड, मिरर करना, वो आपकी तरह महसूस करने का नाटक करते हैं ताकि आप सोचें ये इंसान मुझे समझता है, पर सच्चाई कुछ और ही होती है। वो बस आपका दरवाजा खोल रहे हैं ताकि अंदर आकर आपको कंट्रोल कर सकें। आइडिया बिना बोले दिमाग में डालना आपने ये पॉलिटिक्स में देखा होगा, एडवर्टाइजिंग में, रिलेशनशिप्स में, पर पहचान नहीं पाए क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है। एक मैनिपुलेटर कभी सीधा नहीं कहता ऐसा करो, वो बस आपकी सोच को ऐसे मोड़ देता है कि आप खुद कहें मुझे लगता है ये मेरा ही आइडिया था, इसलिए पूछिए खुद से क्या मैं सोच रहा हूँ या मुझसे सोचवाया जा रहा है। इसके पीछे एक डार्क साइड भी है, चलिए इसे भी जानते हैं। कैसे इन माइंड ट्रिक्स से खुद को बचाया जाए और कैसे उन्हें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में बदला जाए। जहां मॉन्स्टर आपकी बॉडी को नहीं, आपका दिमाग हाईजैक करता है। थॉट प्लांटिंग, आइडियाज आपकी सोच में धीरे धीरे बो देना। मैनिपुलेटर्स आपको कुछ कहकर कंट्रोल नहीं करते, वो सब्टल क्यूज, लोडेड सवाल और बार बार दोहराव से एक आइडिया बोते हैं। एग्जाम्पल, वो सीधे नहीं कहेंगे तुम्हें अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, वो कहेंगे कमाल है ना, लोग कितनी बार उन लोगों से जुड़े रहते हैं जो उन्हें सच में सपोर्ट भी नहीं करते, मैं तो कभी नहीं कर पाता ऐसा, पर हाँ हर कोई अलग होता है। अब उन्होंने बीज बो दिया और जब आपके मन में वो विचार पनपेगा तो आप ही उसे पानी देंगे, ये सोचकर कि ये मेरी ही सोच थी। कैलकुलेटेड साइलेंस भी एक चाल होती है। मैनिपुलेटर्स की सबसे अंडररेटेड ताकत होती है सोची समझी चुप्पी। इस साइलेंस में कोई सुकून नहीं होता, ये वो प्रेजेंस होती है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, आपको गिल्टी महसूस कराती है, आपको कंफ्यूज छोड़ देती है। कैसे? आपके टेक्स्ट का जवाब थोड़ा देर से देंगे, बस इतना कि आप बेचैन हो जाएं, आपके बात पर घूरते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं और आप खुद ब खुद ज्यादा बोलने लगेंगे, धीरे बोलेंगे, लंबे पॉजेस लेंगे जिससे आप खुद ही सब उगल दें। आपने कोई पर्सनल बात शेयर की, वो बस चुप है, आपको देख रहे हैं, अब आप खुद ही रैम्बल, बैक ट्रैक, अपोलोजाइज करने लगते हैं। पावर अब उनके पास है, आप खुल चुके हैं और उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। कभी कभी सबसे ताकतवर चाल होती है कुछ न कहना। और अब आते हैं मॉन्स्टर की अगली चाल पर। कमजोर बनने का नाटक, ताकि वो आपको और भी गहराई से कंट्रोल कर सकें। अब मिलिए सबसे खतरनाक चाल से, मासूम बनने का नकाब, वीकनेस की नकली चादर। सब मॉन्स्टर्स ताकतवर नहीं दिखते, कुछ विक्टिम बनने का मास्क पहनते हैं। ये लोग आपकी सहानुभूति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। कैसे? अपनी दुख भरी कहानियां बताएंगे ताकि आप उन पर भरोसा करें, खुद को बेबस दिखाएंगे ताकि आप उनकी मदद करें, कहेंगे किसी ने कभी मुझे सच में नहीं समझा। अब आपके अंदर एक अर्ज जगेगा, उन्हें साबित करना है कि आप अलग हैं, आप समझ सकते हैं।
लेकिन ये सब एक जाल है। वे इमोशनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे इमोशनली इन डेट डाल रहे हैं। और फिर एक दिन तुमने मुझे कैसे दुख पहुंचाया जबकि मैंने तुमसे सब कुछ शेयर किया था। अब आप खलनायक बन चुके हैं और वो अब भी डोरियां खींच रहे हैं। जब आप खुद को बाहर से देखने लगते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, यानी आपका सोचने और निर्णय लेने वाला दिमाग। ये आपको रिएक्ट करने से रोकता है और स्ट्रैटेजी में डालता है। प्रैक्टिकल टेक्निक, जब आप कंफ्यूज्ड या इमोशनल हों, अपने दिमाग में पूछिए वो अभी क्या महसूस कर रहा है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसे इस पल में सच में क्या चाहिए। हाँ, खुद को वो कहिए थर्ड पर्सन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस प्रेजेंटेशन को लेकर डर रहा हूँ, या वो इस प्रेजेंटेशन को लेकर घबरा रहा है। क्यों? क्या वो तैयारी पर भरोसा नहीं कर रहा, या वो बस वैलिडेशन चाहता है? ये स्मॉल शिफ्ट बनाता है बड़ा फर्क। आप सोच से एक कदम पीछे हट जाते हैं और पावर की पोजीशन में आ जाते हैं। कोई मंक या साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं, बस रोज की अवेयरनेस, रोज की रेपिटेशन और थोड़े टूल्स, और आप बन जाते हैं मास्टरमाइंड जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जब आप ये सब कर लेते हो तो आप जोहन लिबर्ट की तरह सोचने लगते हो। तुमने देखा होगा, कोई इंसान बार बार अप्रूवल मांग रहा है लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करते। इंस्टेड तुम कॉन्फिडेंस मिरर करते हो, छोटे वैलिडेशंस देते हो और धीरे धीरे ग्रुप डायनामिक को लीड करने लगते हो। लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज अब तुम गेम के बिहाइंड देख पा रहे हो। इसके लिए कुछ स्टेप ले सकते हो। आपको रुक कर देखना है कि क्या चल रहा है अंदर। सेकंड, लेबल, क्या मैं सच में गुस्से में हूँ या मैं असुरक्षित हूँ। थर्ड, क्वेश्चन, क्या ये मेरे बचपन का बिलीफ है या किसी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया। चूज, रिएक्ट नहीं करूंगा, अब मैं मोहरे नहीं चला रहा, मैं बोर्ड देख रहा हूँ जिसने गेम को बनाया है। 5, रिफ्लेक्ट, आज किसने मेरे बटन दबाने की कोशिश की और मैं कैसे शांत रहा। जब आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इसका रिजल्ट आपके लिए फायदेमंद होगा। आप मेंटली काल्म महसूस करोगे, आप इमोशन आपके कंट्रोल में होंगे, आप स्ट्रेटेजिकली डेंजरस हो जाओगे। अब कोई तुम्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, अब कोई तुम्हारे साथ गेम नहीं खेल सकता। अब खेल के रूल्स और खेल तुम्हारे कंट्रोल में होंगे